हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप 10th क्लास में पहुँच गए हैं और आप सब अच्छे होंगे, ऐसी मैं सोचती हूँ। स्टूडेंट, आज हम बायो का ये चैप्टर नंबर 6 साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। आप सभी लोग जानते होंगे कि लाइफ प्रोसेसेस से क्या मतलब है। लाइफ प्रोसेस से मतलब है कि हम जो भी हमारी लाइफ है वो किन किन प्रोसेसेस से जो है वो चलती है। जैसे हम बात करें कि अगर हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, हमको हमारे अंदर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें फूड की ज़रूरत है। जो भी लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, जो हम नॉन लिविंग से जिनसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम मेन कुछ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझेंगे, तो हर एक हेडिंग के अकॉर्डिंग हम करते हैं। आज इस लेक्चर में मैं कवर करूँगी आपका जो टॉपिक है न्यूट्रिशन को कवर करूँगी, और उसमें भी हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ सजेशन ये देना चाहती हूँ कि आप रेगुलर घर पर एनसीईआरटी बुक साइंस के लिए ज़रूर रीड करते रहें, क्योंकि कहीं भी छोटी मोटी लाइंस में से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं जो कि बुक में हैं और हम समझते हैं कि ये हमारे ध्यान से हट जाती हैं चीज़। तो हमें बहुत कॉन्शियस होकर बुक रीडिंग कई बार करनी चाहिए, और आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है तो आप बार बार बुक रीडिंग कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, बताया है कि किस तरीके से जो है क्या क्या प्रोसेसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। आप इसको देख लीजिएगा। हमने देखा है कि जानते हैं हम कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो बहुत माइक्रोस्कोपिक और बहुत ही सिंपल तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल के ही हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। तो ऐसे सेल्स के अंदर जो सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं बहुत आसान होते हैं, इनमें ज़्यादा एनर्जी की एफिशिएंसी भी नहीं होती। सब ये चीज़ें जो हैं सराउंडिंग्स से होती रहती हैं, और डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से ही अपने जो भी फूड है, जो ऑक्सीजन है, जो भी इनका एक्सक्रीशन है, वो सब ये करते रहते हैं। बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि हम हैं या पेड़ हैं, जो हायर जो प्लांट्स हैं, किंगडम के जो मेंबर्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो उनमें किस तरीके से ये प्रोसेस होते हैं उनको हमें बहुत ध्यान रखना है। सिंपलर ऑर्गेनिजम्स की भी चीज़ें दी हैं जो कि हम 9th में या और जो छोटी क्लासेस थी हमारी 6th में, 7th में, 8th में हमने पढ़ी हैं चीज़ें। बस हमें एक बार ही उनको रिकॉल करना है। आधी इस चैप्टर में वो चीज़ें हैं जो हमें रिकॉल करनी है और कुछ नया सीखने के लिए है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन जो एक हेडिंग आती है वो है लाइफ प्रोसेसेस। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, यहाँ आप देखेंगे। The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. हमारे अंदर हम जानते हैं कि जो मेंटेनेंस सिस्टम है, जैसे कि अगर हम बैठे भी हैं, जैसे आप अभी बैठे ही हो और केवल आप ये जो वीडियो है इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें हमारे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे, इतनी ज़्यादा एनर्जी डिमांड नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि चल रहे होंगे। जैसे रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होगा अगर आप खाना खा पीकर बैठे हैं या साथ में स्नैक्स चल रहा है, जो भी है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे मेंटेनेंस फंक्शंस हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम देख रहे हैं maintenance process needed, since these maintenance processes needed to prevent damage
and break down energy is needed for them. This energy comes from outside the body. कह रहे हैं कि जो भी हमारे अंदर जो भी मेंटेनेंस प्रोसेसेस चल रहे हैं, इन सभी प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। और ये एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से आती है, हमारी बॉडी कहाँ से एनर्जी बनाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है हमारे फूड से, जो भी हम फूड लेते हैं उससे। और अगर बॉडी को ग्रो करना है तो उसे एडिशनल रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। एंड ये सारा जो रॉ मटेरियल है ये हमें कहाँ से मिलता है, आउटसाइड से, आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे सराउंडिंग से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, हम जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। And depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kind of nutritional processes. क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की जो रिक्वायरमेंट है कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स की, जो कि हम न्यूट्रिशन में एज अ फूड सोर्स लेते हैं, वहाँ पर अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस की वजह से वो उसको डाइजेस्ट करते हैं या इनटेक करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी डिज़ाइन अलग है, हम जानते हैं। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These source of energy therefore need to be broken down or built up in body and must be finally converted to a uniform source of energy. कह रहे हैं कि जो भी हमने फूड लिया है न्यूट्रिशन में, जो भी हमने फूड सोर्स लिया है उसको अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको ब्रेक करेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो फूड हमारे अंदर चला गया है, जो कि एज इट इज़ उसी फॉर्म में हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती। उसे बहुत ही सिंपलर फॉर्म में लाना है ताकि हमारी बॉडी उससे कुछ चीज़ें जो भी उसको रिक्वायर्ड है वो ले पाए और जो भी उसे सिंथेसिस करनी है वो कर पाए। यहाँ पे हम एक मकान का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमने कोई एक घर पुराना खरीद लिया है और हमें कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वो हमने जो घर खरीदा है हम पहले उसे हटाएंगे, तोड़ेंगे उसको, और उसमें से जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल हमें जो भी हमारे लिए यूज़फुल है वो हम रख लेंगे, और उससे फिर हम उसे यूज़ करते हुए प्लस कुछ अपना मटेरियल यूज़ करते हुए हम नई जो कंस्ट्रक्शन है वो करते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है डाइजेशन में। For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing, reducing reactions are some of the most common chemical means to break down the molecules. Molecules को break किया जाता है, नए molecules की synthesis होती है। इस process को of acquiring oxygen from outside the body and to use in the process of breakdown of the food. इस जो हमने food को जो break down करना है वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और इसीलिए हम इस process को रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या है प्रोसेस रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज। हमने एनर्जी लेनी है फूड से और उसको हमें फूड को ही ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करना है ताकि फिर से हम एनर्जी बना पाए। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको और आगे बहुत डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया कि सिंगल सेल या सिंपलर तरह के जो ऑर्गेनिज्म है इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, तो इनमें जो भी चीज़ें होती हैं वो इनके बॉडी सरफेसेस से होती हैं। एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये जो भी इनका ऑर्गेनिज्म का जो सरफेस है, बॉडी सरफेस, वहाँ से ही in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases? अगर छोटा सा कोई सेल है जैसे अमीबा है तो उसकी बॉडी का जो सरफेस है उसी से वो जो चीज़ें हैं इनटेक जो भी है एक्सक्रीशन है वो कर पाएगा अपने सराउंडिंग्स में। लेकिन अगर साइज कॉम्प्लेक्स हो जाए, बड़ा हो जाए, जैसे हम लोग हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पे केवल डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो वर्क करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो यहीं पर हम वही सीखने जा रहे हैं।
We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with an idea these specialized tissues with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be function of specialized tissues. However, this poses a problem since food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while other parts of the body need them. बात करें ये कि इनटेक अगर फूड का हो गया है तो उसके बाद फूड पूरी बॉडी में कैसे पहुंचाया जाएगा डाइजेशन होगा और उसके बाद में एक और सिस्टम हमारे अंदर काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। वो ट्रांसपोर्ट करेगा वो एनर्जी को, न्यूट्रिएंट्स को, ताकि हमारे हर बॉडी पार्ट तक वो पहुंच पाए। When chemical reaction use carbon sources and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the body but could be even harmful. So these waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. Again, if the basic rule for the body, जो भी हमारी बॉडी ने चीज़ें ली हैं, जो बना है हमारे अंदर, उसके बाद भी कुछ वेस्ट मटेरियल बचेंगे जो कि बॉडी से बाहर निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज वो एक तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, दूसरा वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमारे अंदर एक और सिस्टम काम करने लगेगा जिसका नाम है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे एक्सक्रीटरी टिश्यूज, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारे अंदर काम करेगा। ये 4 क्वेश्चंस हैं, आपको ये करने हैं। अपनी नोटबुक अलग से बनाइए एक बायो की, और जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स मुझे दिखाने हैं, साथ में ये जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं ये करने हैं, और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले, व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कह रहे हैं डिफ्यूजन जो है वो अनसफिशिएंट क्यों है टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है मल्टीसेलुलर सेल्स के अंदर, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर। सिंगल सेल में डिफ्यूजन से ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी, लेकिन मल्टीसेलुलर में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत साइज वाइज भी हमारी बॉडीज़ जो हैं वो बड़ी हैं, और डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है वो हर एक सेल तक उसका अप्रोच नहीं है कि वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को पहुंचा पाए ताकि वो एनर्जी बना पाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? बाहर से क्या रॉ मटेरियल जो हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ किए जाते हैं लाइफ या लिविंग रहने के लिए, वो भी बताएंगे। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? इन प्रोसेसेस के बारे में अभी बात की है, जैसे न्यूट्रिशन। और क्या क्या प्रोसेसेस हमने सुने पढ़े वो आप मुझे आंसर लिख कर शो करेंगे इमेजेस के द्वारा, फोटोज़ के द्वारा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस अब आ रहा है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन। फूड को किस तरीके से लिया गया है, कैसे बनाया गया है, उसका यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सराउंडिंग्स के आसपास से, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नहीं बना पाते हैं खुद से फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। इनके एग्जांपल्स हैं एनिमल्स एंड फंजाई। अब आज जो हम
एक मेन हेडिंग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन में, वो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक को हम नेक्स्ट डे जो है वो कवर करेंगे। ऑटोट्रॉफ जो वर्ड है वो खुद ही एक मीनिंग लिए हुए है अपने अंदर, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब फूड प्रिपरेशन, सिंथेसिस। तो जो भी सेल्फ सिंथेसिस कर पा रहा है न्यूट्रिशन की, फूड की, वो है ऑटोट्रॉफिक। तो यानी इसके अंदर जो आएंगे वो होंगे कुछ बैक्टीरियाज एंड प्लांट्स, प्लांट किंगडम। पूरा प्लांट किंगडम हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स आर फुलफिल्ड बाय, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बाहर से फूड लिया, बाहर से सब्सटेंसेस लिए लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, एंड उसको यूटिलाइज करते हुए इन्होंने अपना फूड बनाना है। और किस फॉर्म में बनाते हैं ये? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, और फिर वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स को एनर्जी, हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, प्लांट्स को भी वो एनर्जी देते हैं। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड। अगर कार्बोहाइड्रेट को तुरंत यूज नहीं किया जा रहा है तो वो प्लांट्स में किस फॉर्म में जो है स्टोर होगा? वो स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में। और हम में भी हम जो फूड लेते हैं वो भी हमारा बाद में कार्बोहाइड्रेट में ही, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ही लेते हैं। और अगर हमारी बॉडी में उसे यूटिलाइज नहीं किया गया है और स्टोर करा है तो उसको स्टोर करते हैं हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में इन लीवर। बच्चों ये जो यहाँ पे जो एक इक्वेशन आई है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको जो है याद करनी है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, याद होनी चाहिए आपको, अब तक हो चुकी हो, याद होगी, अगर नहीं है तो आप इसे याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किन 3 मेन स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, ये हमें पता होना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट से। तो आपको ये 3 स्टेप्स जो है हमें ये बहुत अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए। 3 नंबर में क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता है, हर साल के पेपर में आप देख लेंगे, ये ज़रूर होगा। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये जो स्टेप्स हैं, इवेंट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस में होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द 3 इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमें बताना है सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले प्लांट्स जो हैं एब्जॉर्प्शन करेंगे लाइट का, अपनी जो उनके अंदर जो क्लोरोफिल जो है उससे, एंड उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड थर्ड प्रोसेस में क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने इनटेक किया है उसको वो रिड्यूस करेगा हाइड्रोजन को लेते हुए और बना लेगा कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो गई 3 स्टेप्स के अंदर। ये एज इट इज आपको ये लाइंस जो हैं वो याद कर लेनी है, रट लेनी है बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये जो डायग्राम है हमारे पास में, ये वाला पूरा डायग्राम, ये हमें बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, इसको याद करना है आपको। These steps need not to take place one after other immediately. ये जो steps तीनों हैं ये एक के बाद एक हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कुछ स्टेप, जैसे अगर लाइट एनर्जी प्रेजेंट है तो हमें पता है जो सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये लाइट की प्रेजेंस में होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी ये लाइट की प्रेजेंस में होगा। बाकी जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का है टू कार्बोहाइड्रेट, ये जो सिंथेसिस है
इसके लिए लाइट की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, मतलब इसे प्लांट नाइट में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टेप जो है वो एक के बाद एक होना ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। जो डेजर्ट प्लांट है आप देखिए लिखा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। इंटरमीडिएट एक बना लिया उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके, और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में फटाफट से उन्होंने जो है वो क्लोरोफिल उनका जो है वो एनर्जी सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। Let us see how each component of the above reaction are necessary for the photosynthesis. photosynthesis के क्या क्या components हैं हमें पता होना चाहिए। photosynthesis के components हैं क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है, सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है, वाटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक कंपोनेंट एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसके लिए एक्टिविटीज़ कुछ दे रखी हैं, एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे अभी। आप ये डायग्राम को एक बार और ध्यान से देखेंगे। ये एक लीफ है जिसका इन्होंने ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो काटा है। ये इसकी मिडरिब है, लैमिना आप जानते हो, लीफ ब्लेड या लैमिना, ये वेन्स हैं इसके अंदर, और यहाँ पे ये जाइलम फ्लोएम दे रखा है। उसी का क्रॉस सेक्शन जो है इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है लीफ का। सबसे पहले हमको पता है कि कोई भी प्लांट की जो भी मेम्ब्रेन स्टार्ट होती हैं वहाँ उसके बाद में क्यूटिकल के बाद में एपिडर्मल जो है एक लेयर आती है, एपिडर्मिस। इसके ही नीचे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। बीच में एयर स्पेसेस हैं, गार्ड सेल्स हैं, और ये यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस है। हमको पता होना चाहिए कि प्लांट की जो लीव्स हैं उनमें जो उनका लोअर पार्ट है उसमें ही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा एक्चुअली क्या है? स्टोमेटा है एक ओपनिंग, आप देखो एक ओपनिंग है ये, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से अंदर एंट्री करेगी प्लांट्स में, और ऑक्सीजन जो है यहीं से बाहर जाएगी। इनका प्रेजेंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर एडवर्स कंडीशंस हैं, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई है, लाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये स्टोमेटल पोर को जो है वो क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट के अंदर का जो वाटर है जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे वेस्ट नहीं जाएगा। हमको पता है कि हीट होने पर वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो यहाँ पर प्लांट का भी तो वाटर इवेपोरेट होगा। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हमने याद किया था, तो वो जो ट्रांसपीरेशन है उसको रोकने के लिए हमें ये स्टोमेटा को क्लोज करना पड़ेगा। तो प्लांट्स अपना स्टोमेटा, अगर हाई इंटेंसिटी की हीट लाइट है या डे टाइम में बहुत ज़्यादा, या फिर उनके सेल डैमेज हो सकते हैं, तो तब वो स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये दोनों, ये स्ट्रक्चर को आपको याद कर लेना है, बनाना है, ये भी आपको, ये दोनों स्ट्रक्चर्स को आपको बनाना है, लेबल्ड स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। ये देखो ये स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटल पोर है, यानी यहाँ पे ये ओपन है ये अभी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था फिगर में। ये यहाँ पर ये ओपन है इधर, तो ओपन वाला जो है ये स्पेस है। ये जो बीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले, ये और ये पूरा, ये जो बीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं गार्ड सेल्स, स्टोमेटा के मेन सेल्स, जिनकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन होगा। यहाँ पर ये ओपन है और यहाँ पर ये क्लोज है। तो आप देखें ओपन है और इसके पास में ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है, सेल्स जो कि हमने अभी देखे थे, लीफ मार्जिन्स के पास थे, इंटरनल स्ट्रक्चर में फील्ड थे। तो ये गार्ड सेल्स में वाटर जब एंट्री करता है तो ये टर्जिड होके प्रेशर यहाँ पे डलता है इन मेम्ब्रेन्स पर और ये ओपन हो जाता है। और जैसे ही स्टोमेटल पोर को क्लोज होना है, वाटर ये रिलीज कर देगा इधर सबसाइडरी सेल्स के पास में,
और फिर ये क्लोज हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये लेबल स्ट्रक्चर हमको बनाना है, उसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में आपको लिखना भी है। Now let us study how plants obtain carbon dioxide in class 9th. We had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaf. Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaf through those pores. इन pores की ही थ्रू मैसिव गैसियस एक्सचेंज जो है वो होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम। जो गैसेस का एक्सचेंज है ये स्टेम, रूट्स एंड लीव्स इन सब के अक्रॉस होता है। और सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट, वाटर का बहुत बड़ा अमाउंट लॉस्ट हो सकता है, इसीलिए स्टोमेटा जो है वो क्लोज कर लेता है अपने पोर्स को। और जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है या फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है तो वो अपने पोर्स को क्लोज रखता है, स्टोमेटल पोर को। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स का काम है कि स्टोमेटा को क्लोज रखना है या ओपन। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम एंड कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। वाटर अंदर फ्लो करेगा, स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाएगा। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। अगर गार्ड सेल श्रिंक कर गया तो स्टोमेटा जो है वो पोर क्लोज हो जाएगा। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their body. Water uses in photosynthesis taken up from, हमने अभी स्टोमेटा की बात की कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन जो वाटर है ये सॉइल से लेंगे, तो रूट्स यहाँ पे हेल्प कर रही हैं प्लांट को, रूट्स जो है वो हेल्प करेंगी। अदर मटीरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से ये मटीरियल ले रहे हैं, तो सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल, नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। यानी कि केमिकल फॉर्म में ये इन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बने हैं एनवायरनमेंट के थ्रू। हमने देखा था कि लाइटनिंग या कुछ बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स हैं, वो ये सब जो है इनको जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कराते हैं और उसको बाद में प्लांट्स यूज कर लेते हैं। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इस तरीके से प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं। हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में कुछ जो दिया हुआ असाइनमेंट है वो आपको करना है।